Hi everyone, I'm Navneet Kaur and I'm back with the mock test series. तो आज हम करेंगे mock test series 6 टेस्ट नंबर 6 का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप अब तक आप हमसे जुड़ गए होंगे और आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एंड प्लीज़ अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 26 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, नेट में आ रखा है ये पहले से। इफ अ साइन बोर्ड वर टू बी नेल्ड टू द साइड ऑफ अ ट्री 5 feet above the ground in 1978, how high would be the sign be in 1986 if the tree grew 4 inch taller each year? अब हुआ क्या, ये हमारा ट्री है छोटा सा, ठीक है। अब ये ट्री है, यहाँ ये हो गया मान लो 5 feet ऊपर हो गया, यहाँ पे हमने एक टैग लगा दिया इस पे, ठीक है। इस जगह पे ये है जमीन से 5 feet ऊपर, तो यहाँ हमने एक टैग लगा दिया। लेट्स सपोज अब इन्होंने बोला कि अगर वो ट्री 4 इंच ग्रो करता है हर साल, तो टोटल 8 साल के बाद, मतलब 1978 से 1986 हमारे हुए 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद वो जो साइन है वो कहाँ जाएगा, मतलब कितना ग्रो करेगा। तो जो साइन है वो तो वही रहेगा, क्योंकि ट्री यहाँ से तो ग्रो कर नहीं रहा, ट्री तो यहाँ से ग्रो कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम इज ग्रोइंग। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अगर 5 फीट पे रखा था तो 5 फीट पे ही हमारा वो टैग रह जाएगा। इज दैट फाइन? चलिए चले आगे। Why is cambium considered a lateral meristem? अच्छा, लेटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप का है। पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये कहाँ होता है, एपेक्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, वहीं पे ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, ये किस में हेल्प कर रहा है, इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। अगर वही हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प कर रहा है, गर्थ, टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प कर रहा है, प्लांट की गर्थ। गर्थ क्या होती है, ये वाइडनिंग करने में, जैसे ये है हमारी स्टेम, तो इस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। जो स्टेम हमारी मोटी होती जाती है उसमें लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करता है। तो ऑप्शंस देख लें। Why is cambium considered a lateral meristem? Because it gives rise to lateral branches? नहीं, because it increases the girth of plant। yes, यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद लेंथ, लेंथ कौन इंक्रीज कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। हाइट, डायमीटर, डायमीटर तो ठीक है, बट हाइट कौन इलोंगेट करवा रहा है, कौन हाइट इंक्रीज करवा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। चलें आगे। गटेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, गटेशन होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ लीव। और ये होता कब है, जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही होती है। इनफैक्ट कोल्ड, जब कोल्ड मौसम हो, ठीक है, कोल्ड कंडीशंस हो, तब ये जाके गटेशन होती है। मतलब रात में रख ले हम इसको, नाइट में गटेशन होती है, तभी सुबह प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनमें से पानी निकल रहा होता है। ठीक है, तो ये गटेशन होती कहाँ से है। अब लीव्स के मार्जिन्स पे क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइडेथोड्स। ठीक है, हाइडेथोड से गटेशन होती है, और हाइडेथोड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। तो ये वाला हमारा सही हो गया। चले आगे। द ऑर्गेनेले विच इज एसोसिएटेड विद फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन है क्या है, C2 साइकिल। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में काफी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं प्लांट्स। फोटो रेस्पिरेशन कौन करता है, हमारे C3 प्लांट्स करते हैं।
फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स करते हैं और ये काफी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं जो फोटोसिंथेसिस से बनी होती है। ठीक है, तो तभी हम बोलते हैं कि C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो इसमें 3 हमारे ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरोक्सिसोम्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम है हमारा आंसर। चले आगे। इन अ सीडेड प्लांट रिडक्शन डिवीजन अकर इन। रिडक्शन डिवीजन किसमें होगी? रिडक्शन डिवीजन है क्या? मेयोसिस। मेयोसिस में क्या होगा? 2n से n बनेगा। दिस इज रिडक्शन डिवीजन। अब अगर हम बात करें इक्वेशनल डिवीजन की, इक्वेशनल डिवीजन में क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन हम किसको बोलते हैं? माइटोसिस को। मतलब 2n का 2n रहेगा। ये किस में होगा? सोमैटिक सेल्स में, मतलब प्लांट के बाकी सेल्स में। और ये कहाँ होगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स में, क्योंकि हमें बाद में जाके उनका नंबर फिर से इक्वल करना है। ठीक है, फिर से उनको 2n बनाना है, तो मेल और फीमेल मिलके 2n बनाएंगे, इसीलिए मेयोसिस होती है। अगर ये 2n 2n मिल जाए तो क्या बन जाएगा? 4n। 4n तो गड़बड़ कर जाएगा, 4n तो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा ही है। तो यहाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं? एंथर्स, फ्रूट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एंथर्स हमारा सही आंसर है। चलें आगे। The food chain that starts from plants and goes from smaller to large animals. अच्छा, प्लांट से स्टार्ट कर दिया हमने ये फूड चेन। ये क्या है? हमारे ग्रासेस। ये है हमारा ग्रास होपर। बना दूं? अच्छा लगे तो देख लेना। ठीक है, ये है हमारा ग्रास होपर। काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब फ्रॉग मत बनाने के लिए बोलना मुझे, फ्रॉग बहुत डिफिकल्ट होता है। कान तो होते ही नहीं फ्रॉग के। पता नहीं यार, फ्रॉग नहीं बन रहा मेरे से। फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। ये हमारा स्नेक आ गया। ठीक है, ये स्नेक आ गया। स्नेक को कौन खा रहा है? वल्चर, ईगल। ये हमारा आ गया वल्चर। बड़े बड़े पंख बनाते हैं इसके। ये बत्तख बन गई वैसे। चलो कोई बात नहीं, तिखी नजर कर देते हैं इसकी। बत्तख बन गई है ये, पर कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कौन सी फूड चेन है? फूड चेन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स इज प्रीडेटर फूड चेन। प्रीडेटर है, ये इसका प्रीडेटर है, ये इसका प्रीडेटर है, ये इसका प्रीडेटर है, ये इसका प्रीडेटर है। ये सारे किसी ना किसी को प्रे बन रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है, चले आगे। The diffusion of a dissolved substance through a differentially permeable membrane is। डिफ्यूजन कैसे होती है? ये है हायर कंसेंट्रेशन, ये है लोअर कंसेंट्रेशन। ये अपने ही फ्लो में जाएंगे इस तरह से, रैंडमली पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब जब रैंडम होती है तो उसको हम बोल देते हैं जिगजैग टाइप। एंड जिगजैग टाइप को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका? ब्राउनियन मूवमेंट। चले आगे। डिफ्यूजन की डेफिनेशन दे रखी है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन से ही जा पाएंगे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉरी, सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब ब्रेकेज के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाटर बॉन्ड्स को तोड़ेंगे,
तो हाइड्रोलिटिक और एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेल में वाटर होता है तो सेल की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेल की डाइजेशन या वेस्ट मटेरियल कोई बैक्टीरिया आ गया उसकी डाइजेशन को करवाएंगे। बट ये हमें जरूरत कब पड़ेगी, या तो सेल पे अटैक हुआ है, सेल दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, या तो सेल में कोई टॉक्सिन बन गया है, ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो एक बंदा है, एक ऑर्गेनेली है जो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा ताकि ये और इन्फेक्शन ना फैला सके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम्स। ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। चलिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न्ड विद, रफ आरईआर की बात करें तो आरईआर किससे जुड़ा है, क्या बनाता है आरईआर, प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स हमारे किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड्स किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो प्रोटियोलिसिस, ये तो प्रोटीन का टूटना हो गया। फैटी एसिड सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड टू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, इनमें से कौन सा इन्होंने बोला है, विच ऑफ दीज कंसेप्ट्स प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर चारगैप्स रूल। अच्छा, चारगैप्स रूल है क्या, जितने एडेनिन होंगे उतने थायमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, और जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरामिडीन्स होंगे। नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडीन, ऐसा ही है। तो A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C। तो अब इसमें होता क्या है, ये है हमारे, है क्या, ये प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, दीज आर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, और ये जुड़ते हैं डीएनए में। ठीक है, ये जुड़ते हैं, इनका नंबर इनसे इक्वल होना चाहिए, और इनका भी इनसे इक्वल, इनका भी इनसे इक्वल। बिल्कुल सही है भाई, होगा क्यों नहीं, क्योंकि अगर प्यूरिन पिरामिडीन से बाइंड करता है तो जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरामिडीन होंगे, ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ एजी क्या है, प्यूरिन्स हैं, पिरामिडीन्स क्या है, टीसी। ठीक है, तो हमारा आता है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। चलिए, each strand of double helix extends in opposite direction and has its terminal phosphate groups at opposite ends. This condition if referred to as is referred to as, ये है हमारा स्ट्रैंड है। ठीक है, एक 5 to 3 रन कर रहा है तो दूसरा कितना रन करेगा, 3 to 5, ऐसे ही होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी पैरेलल। पोलैरिटी डिफरेंट है, ऑपोजिट है, पोलैरिटी इज ऑपोजिट। ठीक है, इस तरह से ये बाइंड करते हैं, तो एंटी पैरेलल। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ व्हिच रिएक्शंस। राइबोसोम्स क्या करवाते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, प्रोटीन्स को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, चलिए, which of the following is not found in DNA, very easy, easiest question। पहले तो डीएनए और आरएनए में कितना फर्क है, एक OH O को निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, राइबोस शुगर बन जाएगी, सॉरी डीऑक्सी राइबोस शुगर बन जाएगी। पहले राइबोस थी, डीऑक्सी, ऑक्सीजन को हटा दिया तो डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गई। अब अगर हम बात करें तो ये यूरेसिल जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, चलो इसको छोड़ो, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन की बात करते हैं। प्यूरिन्स कौन से हमारे, एजी। पिरामिडीन्स कौन से, टी, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये चारों किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए। और अगर हम बात करें ए, जी, सी, यू, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, आरएनए। आरएनए हाईली अनस्टेबल किसकी वजह से होता है, यूरेसिल की वजह से। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, यूरेसिल। चले आगे, at which of the following stages the process of synapses will occur। synapses होती क्या है, अरे यार ये डीएनए बना दिया, एक सेकंड।
सिनेप्सिस क्या है? ये है हमारे दो क्रोमोसोम, ये कैसे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम सॉरी, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है। अब ये दोनों पास आ गए, बिल्कुल ही पास आ गए, रेडी फॉर क्रॉसिंग ओवर। जब ये पास आते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कम नियर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोल देते हैं, ठीक है, उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये कब होती है? साइनेप्सिस कब आती है? मेयोसिस 2 के प्रोफेज के जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है इनकी फिर, तो जाइगोटीन हमारा आंसर है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी? एनालॉगी एंड होमोलॉगी, पहले तो ये समझा दूं। एनालॉगी क्या है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट ओरिजिन, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, काम सेम करेगा, बट ओरिजिन डिफरेंट है। होमोलॉगी डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट काम है और सेम ओरिजिन है। होमोलॉगी क्या करवाता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ज करवाता है। जैसे इसके एग्जांपल दूं तो मैमल्स हैं, मैमल्स में हमारे हाथ क्या कर रहे हैं? हमारे फोर लिम्स क्या काम कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। वेल के क्या कर रहे हैं? उनको स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं। वहीं पे बैट की बात करें तो उनको किस में हेल्प कर रहे हैं? उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो वो क्या दिखा रहे हैं? होमोलॉगी दिखा रहे हैं। एनालॉगी की बात करें तो मतलब काम सारा सेम है हमारा, ठीक है। बर्ड्स और हमारा रख लो, बर्ड्स और हमारे हाथ, नहीं, बर्ड्स और हमारे हाथ नहीं हुए, बर्ड्स और बैट के फोर लिम्स रख लो, तो उसमें क्या है? काम सेम है, उड़ना, बट ओरिजिन डिफरेंट है। बर्ड्स किसको है? बिलोंग करते हैं एप्स को, और बैट्स किसको? मैमल्स को। ऐसा ही है, टोटली डिफरेंट। तो इसी को एनालॉगी बोलते हैं। और एनालॉगी क्या करवाती है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो और पोटैटो की, तो स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है, रूट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, बट पोटैटो की बात करें तो स्टेम इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, एनालॉगी की एग्जांपल। चलिए, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, लिंकेज क्या था? लिंकेज पढ़ी थॉमस हंट मॉर्गन ने, किसमें? उनके ड्रोसोफिला में, ठीक है। उसमें ड्रोसोफिला में दो जीन थे, व्हाइट आई और विंग्ड, ब्राउन विंग्ड, कुछ ऐसी कंडीशन थी, ठीक है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ब्राउन विंग्ड ऐसी कंडीशन थी। और इसमें ये दोनों जीन काफी जुड़े हुए थे कि जिसमें व्हाइट आई आएगी उसमें ब्राउन विंग कंडीशन आएगी। तो ये किसने दिया था? ड्रोसोफिला में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला इज अ फ्रूट फ्लाई, और थॉमस हंट मॉर्गन की बात कर रहे हैं। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट मतलब फोटो पीरियोडिज्म, जस्ट अ सेकेंड, लाइट डिपेंडेंट मतलब फोटो पीरियोडिज्म, लाइट कितनी हम दे रहे हैं किसी भी प्लांट को, कितना एक्सपोज कर रहे हैं लाइट से हम किसी भी प्लांट को, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पे सुट्टो एंड बोवरी ने सजेस्ट किया था ये, ठीक है, लिंकेज, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इन्होंने सजेशन दिया था। बट टर्म जो लिंकेज है उसने कॉइन की थी थॉमस एंड मॉर्गन ने। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज लाइट डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट क्या लाइट डिपेंडेंट को क्या, डिपेंडेंसी को क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म, जितना हम किसी भी प्लांट को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, ये तो वाटर के रिलेटेड है। थिग्मोट्रोपिज्म स्टिमुलस, फ्लावरिंग
फ्लावरिंग डिपेंडेंट है किस पे, फोटो पीरियोडिज्म पे, कितना कितनी लाइट एक्सपोज, कितना सनलाइट को एक्सपोज हो रहा है कोई प्लांट, या लाइट कितनी लाइट उसको मिल रही है, तो फ्लावरिंग उस पर काफी डिपेंड करती है। ठीक है, चलो एक बात सुनाती हूँ। क्या हुआ था, मेरे घर पे ना किचन गार्डन में मम्मा ने खीरे लगाए थे। तो क्या हुआ, जब अभी कुछ टाइम पहले जब हिमाचल में बाढ़ वगैरह आई थोड़ी सी, तो बाढ़ वगैरह के मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, और 4-5 दिन आई थिंक उससे भी ज्यादा लगातार बारिश होती रही थी, सबको याद होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि जब हमने वो खीरे लगाए थे ना, उसमें फूल ही नहीं लग रहे थे, मतलब फ्लावरिंग बहुत कम हो गई थी। तो मतलब डे कंडीशन जरूरी है फ्लावरिंग के लिए, सनलाइट कंडीशन जरूरी है। ठीक है, चलें आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न विद सेल डिवीजन इन प्लांट्स। सेल डिवीजन की बात आ गई तो हम किसका नाम लेते हैं, साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का नाम लेते हैं सेल डिवीजन में, ऐसा ही है। अब साइटोकाइनिन का जब नाम आया तो साइटोकाइनिन क्या करता है, डिवीजन करवा रहा है सेल की, ग्रोथ करवा रहा है, फ्रूट बना रहा है, मतलब फ्रूट बनाना, तो उसमें क्या होगा, साइटोकाइनिन काफी बड़ा रोल। साइटोकाइनिन को ही हम क्या बोलते हैं, काइनिन। ठीक है, क्लियर है, चलिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा करना, ठीक है, अवेलेबल करवाना प्लांट्स के लिए। ठीक है, टू मेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी स्पीशीज, राइजोबियम स्पीशीज की बात कर लें, एजोटोबैक्टर स्पीशीज की, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज की, ये सारी क्या करवा रही हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रही है, मतलब प्लांट्स का भला कर रही है। ठीक है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, प्रोटीन पार्ट की अगर हम बात करें एंजाइम की, तो उसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं। अगर पूरा का पूरा एंजाइम है ठीक है, अच्छा, अब अगर फिक्स्ड है, फर्मली अटैच्ड है, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। और अगर पूरा का पूरा एंजाइम है वहां पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोल देंगे, होल से होलो बन गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एपो एंजाइम इज द, चलिए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ अ सिंगल स्पीशीज एंड द रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल या पूरी पॉपुलेशन की ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल एरिया एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटो इकोलॉजी। और एक चीज और रहेगी, उनके रिलेशन की बात करें इन्वायरमेंट के साथ, इंटरेक्शन की बात करें, तो इन सबको हम क्या बोल देते हैं, ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं। चलो नेक्स्ट, द लॉ विच स्टेट्स दैट rate of growth of each organism is limited by whatever essential nutrient is present in a minimal amount is। अच्छा, इसमें क्या है, देखो आपको मैंने सारे विटामिन दे दिए, विटामिन डी को छोड़ के सब मिनरल्स दे दिए, सब न्यूट्रिशन दे दी, विटामिन डी छोड़ दिया है, मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी बिल्कुल नहीं जा रहा है, ना बिल्कुल बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा उसका, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, विटामिन डी डेफिशिएंट बन जाएंगे। ठीक है, अब कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। रिकेट्स चाहे ना हो, बट हड्डियों की ग्रोथ में काफी फर्क पड़ेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, अब इसको बाकी सारे फैक्टर्स दे दिए, बट विटामिन डी डेफिशिएंट रहा, तो क्या हुआ, कुछ
विटामिन डी की कमी कोई और पूरी कर पाया? नहीं कर पाया ना। तो इसी को बोलते हैं हम, ये विटामिन डी मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक तरह से एसेंशियल था बट हम इसकी कमी को पूरा नहीं कर पाए। इसको हम बोल देंगे लॉ ऑफ लाइविंग। अब प्लांट्स की या किसी भी लेक की बात कर ले, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए उसको, बट उसकी कमी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमने उसको नहीं दिया जो जिसको उसकी उन सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ की नीड है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ लाइविंग। क्लियर है? ठीक है, मतलब टोटल जितने मर्जी रिसोर्स प्रेजेंट हो बट द स्कार्सिएस्ट रिसोर्स रिमेन बट द मतलब इसकी डेफिशिएंसी ऑफ स्कार्सिएस्ट रिसोर्स रिमेन्स देयर, रिमेन्स देयर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। इनमें से किसी का इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा। इस तरह से बात करते हैं यहाँ पे ट्री की। एक ट्री है, कितने सारे बर्ड्स को रख लेता है? नंबर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स को रख लेता है। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स इस पे फीड करते हैं। उसके बाद बहुत सारी लाइस हो गई या बग्स हो गए, वो इन बर्ड्स पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। एक बर्ड पे कितने कितने लाइस फीड कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का नंबर कितना इंक्रीज हो गया? यहाँ तक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं ट्री इकोसिस्टम में। इन्वर्टेड है क्योंकि नंबर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? चलिए, द वाटर विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अच्छा, पानी जो प्लांट ना एब्जॉर्ब कर पाए। अब प्लांट्स की बात करें तो वो सॉइल को थोड़ी अपने पास लेते हैं, पानी ही लेते हैं, सॉइल में से पानी निकालते हैं। अब कुछ जो पानी है वो सॉइल के साथ बिल्कुल ही बाइंड कर जाता है, टाइटली बाइंड कर जाता है थ्रू एडिशन फोर्सेस, थ्रू एडिशन फोर्सेस। अब वो जो पानी है वो प्लांट के लिए कतई अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब वो प्लांट जितना मर्जी जोर लगा ले वो प्लांट के अंदर आएगा ही नहीं, जो सॉइल के साथ टाइटली बाइंड कर जाएगा। अब उसी पानी को हम क्या बोल देते हैं? हिग्रोस्कोपिक वाटर। Is that fine? Clear? Okay. Next, a food chain in which bacteria and fungi operate is termed as। बैक्टीरिया एंड फंजाई की बात आ गई तो क्या है ये? डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये है लिटर और ये इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। और इन पे कौन एक्ट कर रहा है? स्नेल्स एंड ऑल। स्नेल्स को आगे खा रहा है, कोई कोई खा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेट्राइटस फूड चेन, या अर्थवॉर्म भी आ सकता है। अर्थवॉर्म पूरे लिटर को खा रहा है ना, और इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करता है अर्थवॉर्म। ये भी करते हैं बट ऐसे इनकी चेंज चलती है, डेट्राइटेड फूड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में मॉक टेस्ट 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप काफी हेल्प की होगी इन वीडियोस ने आपकी। और आप हमें अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नए बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू।